आप सभी को आज प्रैक्टिस सेट नंबर एडिटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिए। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो एक का आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज नहीं है, लेकिन ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज मोनोसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली में बना हुआ है। और नागर शैली में ही राम मंदिर बना हुआ है, जो भी अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बना है, नागर शैली में ही बना हुआ है। नेक्स्ट है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग है। नेक्स्ट है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है, तो इसका 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में, अगर अनुच्छेद 21 का बात करें, इसमें बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो बाल श्रम पर निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। तो क्वेश्चन था कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 23 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा है, सीसा। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, कौन सम्मिलित है, तो 10 का वानडिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो इस 10 का बोल रहा है कि इसमें कौन सम्मिलित है, कौन सही है, तो वानडिवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वानडिवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था वानडिवास का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1700, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें जो है मीर कासिम अवध के नवाब सिराजदौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ी गई थी बक्सर का युद्ध। अगर खेड़ा का युद्ध बोलेगा तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, खेड़ा का युद्ध हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था खेड़ा का युद्ध। ये हुआ था निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान दक्कन के सूबेदार के बीच हुआ था खेड़ा का युद्ध। तो इसमें बोल रहा है कौन सम्मिलित है, तो वानडिवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, पांडिचेरी संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी संधि किसके बीच हुई थी, तो इसका 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच हुआ था। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई, इस पुस्तक के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त हैं। नेक्स्ट है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायस का है। नेक्स्ट है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका एवं कनाडा के बीच कौन सा झील है, सुपीरियर झील है। अमेरिका कनाडा के बीच सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो जीडीपी का आंकड़ा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसएसओ जारी करता है। एनएसएसओ जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान नहीं है लेकिन मटर है, चना है, सेम है।
नेक्स्ट है ट्राइसेम योजना। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है, लेकिन लिथुआनिया बाल्टिक देश है, एस्टोनिया बाल्टिक देश है, लातविया बाल्टिक देश है। बोल रहा है कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बेलारूस नहीं है, लेकिन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सभी जो है बाल्टिक देश है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरेजो कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू उपस्थित थे, बाबा साहेब अम्बेडकर उपस्थित थे, आगा खां उपस्थित थे। तो बोल रहा है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, आगा खां थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? पंचायती राज नहीं आता, ये है राज सूची का। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज सूची का है, राज सूची का। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। इसमें है मिलान कीजिए। 23 का बोल रहा है कौन सुमिलित नहीं, सॉरी कौन सुमिलित नहीं है। इसमें गलत का बोल रहा है, गलत कौन है? तो ये पागलपंथी विद्रोह, मजून शाह, चिराग अली शाह, ये गलत है। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे जानकू पाथर और देवराज पार्थर ने किया था। इसका जो नेता थे पागलपंथी विद्रोह के, जानकू पाथर और देवराज पाथर ने किया था पागलपंथी का। इसमें सही क्या है? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कान्हू, रामोसी विद्रोह के नेता थे चित्तर सिंह, कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, कोल विद्रोह तो बुद्धो भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1, 4। तो बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बांडीवास 1760 में हुआ था बांडीवास का। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का हुआ था 1759 में। बेदरा का कब हुआ था? 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक 1740 से 48 के 1748 के बीच हुआ था। 48 के बीच 1740 से 48 के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच हुआ था। 1767 से 69 के बीच हुआ था। तो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1740 से 48 के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच हुआ था। तो इसमें होगा 2, 3, 1, 4। तो 2 होगा पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद आएगा 3 नंबर बेदरा का युद्ध, उसके बाद 1 नंबर आएगा बांडीवास का युद्ध, फिर लास्ट में आएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आएगा। तो 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसे क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में 1942। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, 1940। तो क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव बोले तो 8 अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3। तो पहले आएगा 2 अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आएगा 4 नंबर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी। नेक्स्ट है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो 28 का राइट आंसर होगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा से है। नेक्स्ट है चश्मे के लेंस में किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस जो होता है किस कांच से बनाए जाते हैं? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूस कांच से बनाते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? निम्नलिखित में से नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी नहीं है, लेकिन वैशाली है, चंपा है, पावापुरी है।
तो इसका 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्लुमिनी गौतम बुद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो बोल रहा है कलचुरी वंश का राजधानी कहाँ था? कलचुरी वंश का राजधानी था महिष्मती, कलचुरी का था महिष्मती। चंदेल का राजधानी कहाँ था? तो खजुराहो और महोबा, इसको महोबा बोल सकते हैं। सोलंकी का राजधानी कहाँ था? अहिलवाड़ा। प्रतिहार का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। चंदेल का खजुराहो या महोबा, सोलंकी का अनिलवाड़ा, प्रतिहार का कन्नौज, कलचुरी का महिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महजरनामा। 1578 नहीं, 1579 यहाँ पे होगा, 1579 यहाँ पे होगा। मजहरनामा 1579। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति हुआ था 1564 में, सही है। दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुआ था 1582 में। तीर्थयात्री कर की समाप्ति हुआ था 1563 में। तो अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564, दीन इलाही 1582, तीर्थयात्री कर समाप्ति 1563 और महजरनामा 1579। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 34 है, बोल रहा मनसबदारी व्यवस्था दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम दर्शाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। नेक्स्ट है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस बैंक योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी योजना में। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चांगला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, सही है। सिपला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, सही है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो बोमडिला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। तो चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, सही है। सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम, सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलत है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, बोमडिला। नेक्स्ट है 42 नंबर बोल रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट से चौड़ाई तथा डेल्टा के क्षेत्र। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में किया गया है। भाग 10 में क्या था? अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित था, भाग 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, बोल रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूर चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थिति में। क्या है? तो यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता हो तब समाप्त हो जाएगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तब समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद इसका 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 से के। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 से के। यहाँ पे अगर अनुच्छेद 243 का एच बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो पंचायतों द्वारा कर लगाने वाली शक्तियाँ। अगर यहाँ पे 243 का जे बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा 243 के जे में है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 49 नंबर, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता है। नेक्स्ट 50 नंबर है, मानव विकास सूची निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। अब आइए अस्मित तथ्य में बोल रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधी राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया? तो मेगास्थनी ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था, इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आगे बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। तो बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बौद्ध विद्वान जो थे तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी बोलेगा तो कौन हुआ? अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पे कौन बैठा था? अशोक बैठा था। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पे कौन बैठा? अशोक। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। कौन? अशोक था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया? अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अशोक अपने राज्याभिषेक में 110वें वर्ष बोध गया 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। आगे बोल रहा है अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तूसली पर अधिकार कर लिया। अशोक जो था 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तूसली पर अधिकार कर लिया। आगे बोल रहा है अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा समय बोलेगा, सबसे लंबा सबसे छोटा अभिलेख बोलेगा क्रमशः 7वां और एवं रुमनदेही है। तो सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख बोलेगा तो क्रमशः 7वां एवं रुमनदेही है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू करवाया था। किसने करवाया था? अशोक करवाया था, जिसमें सामान्यतः ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और माइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा है और छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। पहले में पशु बलि की निंदा और छठे में आत्मनियंत्रण। मौर्य वंश के ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। तो सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेट 8 अगले दिन देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप। राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सारा पीडीएफ डाला जाएगा। इसका भी पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा वीडियो रिवाइज करने के बाद। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।